नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के नए यूनियन बजट 2026-27 की। इसमें जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं उनको आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इसका इकोनॉमी और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो इस बजट की सबसे बड़ी कहानी क्या है? मतलब अगर एक चीज पकड़नी हो जो इस पूरे वित्तीय दस्तावेज को डिफाइन करती हो, तो वो क्या होगी? देखिए, इस साल का बजट पूरी तरह से भविष्य बनाने पर फोकस्ड है। सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ पर। और ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले सालों में देश की आर्थिक तस्वीर को आकार दे सकता है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सेंटर पॉइंट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है? आसान शब्दों में समझें तो ये वो पैसा है जो सरकार सड़क, रेलवे, पोर्ट्स जैसी फिजिकल चीजें बनाने पर खर्च करती है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार कितना पैसा लगा रही है। ये रहा वो बड़ा नंबर, 12,20,000 करोड़ रुपए। ये है कैपेक्स का टारगेट या केपेक्स का टारगेट। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पिछले साल के मुकाबले ये करीब 9% ज्यादा है। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार ग्रोथ को लेकर कितनी सीरियस है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। सरकार इस कैपेक्स को भविष्य की ग्रोथ के लिए एक इंजन की तरह देख रही है। सोचिए, ये जो सड़कें और रेलवे बन रही हैं, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। ये वो बुनियाद हैं जिस पर हमारी इकोनॉमी दौड़ेगी और भविष्य में इसका कई गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा, अब इतना बड़ा खर्चा करने के लिए सपोर्ट भी चाहिए, राइट? तो इसके लिए सरकार एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बना रही है। इसका मकसद ये है कि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन आसानी से मिले। इससे होगा ये कि प्राइवेट कंपनियां भी इसमें पैसा लगाने से हिचकिचाएंगी नहीं, क्योंकि उनका रिस्क कम हो जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये जमीन पर दिखेगा कैसे? चलिए अब ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री के लिए कौन कौन सी खास योजनाएं हैं जो भारत को फ्यूचर रेडी बनाएंगी। कनेक्टिविटी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। ये जो रूट्स हैं, जैसे मुंबई पुणे और दिल्ली वाराणसी, ये सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ रहे हैं, ये देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक हब्स को एक साथ ला रहे हैं। इससे लोगों और सामान दोनों की आवाजाही में एक क्रांति आ सकती है। और बात सिर्फ पैसेंजर्स की नहीं है। बजट का फोकस माल ढुलाई यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी है। इसके लिए डानकुनी से सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। साथ ही 20 नए नेशनल वाटरवेज भी। इसका सीधा मतलब है कि लॉजिस्टिक्स बेहतर होगा, बिजनेस का खर्चा कम होगा और हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बजट में स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देने पर जोर है। जैसे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फ्यूचर रेडी सेक्टर्स के लिए खास इंसेंटिव दिए जाएंगे। कोशिश ये भी है कि हम इंपोर्ट पर कम निर्भर रहें। इसके अलावा छोटे और मीडियम बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक नया ग्रोथ फंड भी बनाया गया है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। लेकिन आम इंसान की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए अब जरा टैक्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े बदलावों पर नजर डालते हैं। तो जो लोग इनकम टैक्स स्लैब में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए बता दें कि इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने पुरानी और नई दोनों ही टैक्स रिजीम को जस का तस रखा है। मतलब ज्यादातर सैलरीड लोगों के लिए चीजें पहले जैसी ही रहेंगी। हाँ, टैक्स स्लैब तो नहीं बदले, लेकिन टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। जैसे रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। और एक जरूरी बात, मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर जो ब्याज मिलता है उसे अब पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए प्रोसेस को थोड़ा आसान जरूर बनाते हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। उनके लिए एक बड़ा बदलाव है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT को बढ़ा दिया गया है। ये टैक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर बढ़ा है। सरकार का कहना है कि ये कदम सट्टेबाजी को थोड़ा कम करने के लिए है, लेकिन हाँ, इससे डेरिवेटिव ट्रेडर्स की कॉस्ट तो जरूर बढ़ जाएगी। अच्छा, अगले बदलाव को समझने से पहले एक टर्म को जल्दी से समझ लेते हैं। TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये वो टैक्स होता है जो सेलर बायर्स से सामान बेचते वक्त ही कलेक्ट कर लेता है। बाद में जब कोई अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो इसे वापस क्लेम कर सकता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि TCS क्या है, तो देखिए बदलाव क्या हुआ है। सरकार ने इसे काफी सिंपल कर दिया है। अब से कोई विदेशी टूर पैकेज लेता है या विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसा भेजता है तो उस पर फ्लैट 2% TCS लगेगा।
पहले का जो कंफ्यूजिंग मल्टी लेवल सिस्टम था उसे हटाकर अब इसे सीधा साधा बना दिया गया है। इतनी सारी बड़ी बड़ी खर्च की योजनाओं के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि सरकार की अपनी माली हालत कैसी है। चलिए अब जरा इकोनॉमिक स्कोरकार्ड पर एक नजर डालते हैं। सरकार ने फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का टारगेट जीडीपी का 4.3% रखा है। इसका मतलब ये है कि सरकार एक तरफ तो जम के खर्च कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अपनी उधारी को धीरे धीरे कम करने और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने की भी पूरी कोशिश कर रही है। ये जो कोट है, ये बजट की पूरी कहानी को एक लाइन में कह देता है। ग्रोथ की रफ्तार भी बनाए रखनी है और खर्च भी समझदारी से करना है। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है और इस बजट की कामयाबी इसी बात पर टिकी है कि सरकार इन दोनों चीजों को एक साथ कैसे साधती है। तो इतनी सारी डिटेल्स के बाद मेन टेकअवेज क्या हैं? चलिए इस बजट की 5 सबसे जरूरी बातों को फटाफट समराइज करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इस बजट का पूरा फोकस कुछ चीजों पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च, मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता को बूस्ट देना, टैक्स पेयर्स के लिए चीजें आसान करना, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर थोड़ी लगाम लगाना और छोटे बिजनेस को सपोर्ट करना। कुल मिलाकर ये लॉन्ग टर्म सुधार और टारगेटेड सपोर्ट का एक मिक्सचर है। और आखिर में ये बजट हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये साफ है कि बजट का फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। ये भविष्य के लिए बीज बो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आज की जो इकोनॉमिक अनिश्चितताएं हैं और आम लोगों की जो फौरी उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।